अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब या तो वहीं का वहीं रह रहा है या फिर और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। ये सब स्टेटमेंट हम सब सुनते हैं, लेकिन ऐसा है क्यों? मैं पहले आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक कॉलोनी है जिसमें 2 नेबर्स रहते हैं। पहले है मिस्टर राहुल, जो कि एक हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास अंकल है, एंड सेकंड है मिस्टर अमन, जो कि उन्हीं के नेबर हैं, लेकिन वो एक वेल्दी बिजनेसमैन है। अब मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ कि कैसे कुछ कॉमन चीज़ों का, कुछ कॉमन बातों का अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार से उसका इफेक्ट पड़ता है। कैसे किस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि उनके जो एक नेबर थे वो अपना एक प्लॉट बेचना चाहते थे 30 लाख रुपए में, क्योंकि उन्हें अपनी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अर्जेंट कैश की नीड थी। लेकिन उस प्लॉट की एक्चुअल मार्केट वैल्यू थी 45 लाख रुपए। तो ये बात जब मिस्टर राहुल को पता चलती है तो वे सोचते हैं कि एक डील बहुत अच्छी है कि 45 लाख रुपए का एक प्लॉट 30 लाख रुपए में मिल रहा है, लेकिन वो इतने सस्ते में इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें ये पैसा अर्जेंट में चाहिए, उनकी एक मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, तो अब मिस्टर राहुल को जब ये बात पता चलती है तो उस टाइम पर उनके पास थे 15 लाख रुपए। तो उन्होंने कहा कि मैं 15 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मिस्टर अमन को भी ये बात पता चल जाती है कि एक जो प्लॉट है वो 45 लाख रुपए का है एंड वो 30 लाख रुपए में बिक रहा है। तो उनको भी ये डील बहुत अच्छी लगती है। तो जब मिस्टर राहुल थे, जो कि हमारे ये मिडिल क्लास अंकल हैं, ये अब जाता है बैंक के पास लोन लेने के लिए। अब बैंक में जाकर इन्हें पता चलता है कि इनका एक पेपर वर्क होगा, अप्रूवल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। तो इस सारी प्रोसेस में कम से कम 3 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। तो ये जो लोन है उसको मिलने में उन्हें लगेंगे अभी 3 हफ्ते। लेकिन जो मिस्टर अमन है उनके पास लिक्विड कैश था, उनके अकाउंट में जो ये कैश था, तो वो क्या करता है, वो इवनिंग में उस नेबर के पास जाते हैं एंड उन्हें 30 लाख रुपए का चेक काट कर दे देते हैं और प्लॉट को खरीद लेते हैं। क्योंकि मिस्टर अमन के पास पैसा था तो उन्होंने 45 लाख रुपए के इस प्लॉट को 30 लाख रुपए में खरीद लिया। लेकिन मिस्टर राहुल ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास ये कैश ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था। तो देखो क्या हुआ, ये जो प्लॉट है जो कि मिस्टर अमन को मिल गया है, ये उनके लिए बहुत हाईली प्रॉफिटेबल हो जाएगा। आगे जाके इसकी जो लैंड है, आफ्टर ऑल ये इसकी जो वैल्यू है वो और ज़्यादा अप्रिशिएट होगी, तो इसके ये और ज़्यादा हाई प्रॉफिट में बेच देंगे। लेकिन मिस्टर राहुल इससे फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो इस सिचुएशन में जो अमीर था वो और अमीर हो गया, लेकिन एक मिडिल क्लास पर्सन वहीं का वहीं रह गया। तो उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ था, तो जो मिस्टर राहुल था उनका बेटा एक कैफ़े शुरू करना चाहता था एंड यहाँ पर मिस्टर अमन का बेटा भी एक कैफ़े शुरू करना चाहता था मेन मार्केट में। तो दोनों ने क्या किया, अपने अपने पापा से 10-10 लाख रुपए लिए और उन्होंने अपना एक कैफ़े उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो कैफ़े था ये चल नहीं पाया एंड बंद हो गया। अब मिस्टर राहुल के लिए ये जो 10 लाख रुपए थे उनकी हार्ड अर्न रिटायरमेंट सेविंग थी। तो उनके लिए जो ये फेलियर था ये एक बहुत ही बड़ी मैसिव ट्रेजेडी थी। फैमिली स्ट्रेस्ड थी, उनको अपने डेली एक्सपेंसेस कट करने पड़ते थे एंड यहाँ पर उनके बेटे को एक जॉब ढूंढने की नीड थी। और अब उनका बेटा एक जॉब ढूंढने के लिए निकल जाता है और शायद अब वो फ्यूचर में कोई बिजनेस करने के बारे में दोबारा सोचेगा भी नहीं। शायद वो हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो दोबारा से कोई बिजनेस शुरू करे। और वहीं मिस्टर अमन के लिए 10 लाख रुपए का लॉस कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं था। हाँ, उन्हें बुरा जरूर लगा था, लेकिन इसका उनकी लाइफस्टाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सो मिस्टर अमन अपने बेटे को बैठाते हैं और कहते हैं, इट्स ओके जो लॉस हुआ, लेकिन अब तुम समझ गई हो कि वेंडर्स को किस प्रकार से हैंडल करते हैं, किस प्रकार से बिजनेस किया जाता है। तुमने जो मिस्टेक्स की, इन मिस्टेक्स से लर्निंग लेना, इन मिस्टेक्स से सीखना, और जब आगे बिजनेस करो तो इन मिस्टेक्स को मत करना। तो देखो आगे वो एक और बिजनेस करेगा, हो सकता है उसमें वो फेल हो जाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हो जाएगा कि वो अपनी गलतियों से सीखता जाएगा एंड वो बिजनेस अल्टीमेटली, वो जो बिजनेस उसका मैसिव हिट जाएगा लास्ट में, वो उन सारे लॉसेस को उसे कवर करके दे देगा। लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए एक सिंगल फेलियर भी उस पूरी फैमिली को एक डेकेड पीछे कर सकता है। तो जब हम कहते हैं ना कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने आसपास ये सब कुछ देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अमीर पर्सन और जो एवरेज पर्सन के बीच में जो ये गैप है ये क्यों है। अमीर लोगों को ऐसा क्या पता है जो मिडिल क्लास लोगों को नहीं पता? क्या वो लकी होते हैं कि उनके पास पैसा बढ़ता ही जाता है? नहीं, वो लकी नहीं होते, वो बस पैसे का इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से करते हैं, इसलिए पैसा भी उनके साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। इसमें नंबर 1 फैक्टर आता है द पावर ऑफ लेवरेज। वेल्दी लोगों को पता होता है कि उनके पास जो उनका पर्सनल टाइम है, उनकी जो एनर्जी है वो फाइनाइट है। भाई सबके पास जो टाइम है, एनर्जी है, वो सीमित है। एक दिन में अमीर इंसान को भी 24 घंटे ही मिलते हैं, एक मिडिल क्लास को भी 24 घंटे मिलते हैं एंड एक लोअर क्लास फैमिली को भी 24 घंटे ही मिलते हैं। और सबके पास एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। सबको एटलीस्ट एक दिन में 6 घंटे की नींद चाहिए, वही खाना पीना सब कुछ। तो इसके लिए वो यूज़ करते हैं ओपीएम,
अदर पीपल्स मनी। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो डेट लेते हैं एंड उस जो वो उन्होंने कर्जा लिया उस डेट का इस्तेमाल वो स्ट्रेटेजिकली करते हैं। मतलब कम रेट पर वो पैसा उधार लेंगे और उस पैसे को एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट कर देंगे जहां से उसे हायर रिटर्न मिली। बहुत सारे लोग इनकम पर फोकस करते हैं लेकिन अमीर लोग एसेट पर फोकस करते हैं। एसेट का मतलब होता है कि वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो उनकी ही पॉकेट में और ज़्यादा पैसा डालती रहती है। एंड यहाँ पर वो बिल्कुल भी लाइबिलिटीज़ नहीं खरीदेंगे। लाइबिलिटीज़ का मतलब है कि मैंने एक ऐसी चीज़ खरीद ली जो मेरी जेब से और ज़्यादा पैसा निकालती जा रही है, बजाय इसके कि वो मेरी जेब में और ज़्यादा पैसा डाले। मतलब कोई फ्लैक्स नहीं कि 10 लाख रुपए आए जेब में एंड आते ही कोई कार खरीद ली या फिर कोई डिज़ाइनर क्लोथ्स खरीद लिए, कुछ नहीं, कोई फ्लैक्स, कोई दिखावा नहीं करने में इंटरेस्टेड है। वो खरीदेंगे एसेट्स लाइक डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, प्रॉपर्टीज़ है, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, रॉयल्टीज़। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही शौक मौज ही नहीं कर रहे हैं, इनकी कोई लग्जरियस लाइफ ही नहीं है। भाई वो ऐसी चीज़ें भी खरीदते हैं लेकिन तब खरीदते हैं जब उनका पैसा उन्हें पैसे कमा करके देता है। वो अपने हार्डवर्क से जो पैसा कमाया है उससे नहीं खरीदेंगे इन सब चीज़ों को, लेकिन जो उस पैसे ने जो पैसा कमाया है उससे खरीदेंगे इन सारी चीज़ों को। रोहन एंड क्रिश दोनों ही कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। दोनों को एक बार एक बोनस मिलता है, बहुत ही अच्छा बोनस मिलता है उन्हें 10-10 लाख रुपए का। अब रोहन क्या करता है, रोहन बहुत खुश हो जाता है और उस खुशी में वो एक 10 लाख रुपए की कार खरीद लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि कार खरीदने से मेरे स्टेटस कितना अच्छा हो जाएगा, मैं एक हाई स्टेटस पर्सन बन जाऊंगा। वहीं क्रिश एक कमर्शियल वेयरहाउस स्पेस खरीद लेता है और उसे एक लोकल ई कॉमर्स बिजनेस को रेंट पर दे देता है। और हर महीने जो उसे रेंट मिलता है वो उसे भी अब इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो उसे रेंट मिल रहा है वो उसे हाई यील्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता चला जाता है। अब 5 साल बाद रोहन की जो कार की वैल्यू है वो अब आधी रह चुकी है। इनफैक्ट वो अब उसी की जेब से और ज़्यादा पैसा निकाल रही है। कभी उसकी सर्विस कॉस्ट, कभी फ्यूल, कभी कुछ उसमें लगा ही रहता है। अब यहीं पर जो क्रिश है जिसने वेयर हाउस खरीदा था, अब उसकी म्यूचुअल फंड्स की इनकम प्लस उसकी जो वेयर हाउस था उसकी एप्रिशिएटेड वैल्यू दोनों मिलकर इतनी हो गई है कि अब वो ईजिली कार बाई कर सकता है और 10 लाख रुपए तो उसके पास अब भी रहेंगे ही रहेंगे। मतलब अब उसने 10 लाख रुपए की एक कार भी बाई कर ली प्लस उसके पास 10 लाख रुपए अभी रखे हुए ही हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर इतनी वैल्यू क्रिएट कर ली थी। सो दैट इज एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज। सो इस स्टोरी से हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। रिच पीपल अंडरस्टैंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब रिच लोगों को पता होता है कि अगर मैं अपने इस करंट प्लेजर को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ ना, तो कल मुझे इससे एक लार्जर फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है। जहाँ सभी लोग इन्फ्लेशन से हेट करते हैं, वहीं ये रिच लोग इन्फ्लेशन का भी फायदा उठाते हैं। भाई उन्हें पता है कि जब कल को सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने ही हैं तो हम ऐसे एसेट खरीद लेना कि जो प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारी एसेट्स के भी प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे। एंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक मैजिकल फोर्स होता है। मतलब उन्होंने एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है जहां से उनका पैसा और ज़्यादा कमाता रहे। लाइक क्रिश ने अपना जो रेंट था वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया था। अब सोचो कि मान के चलते हैं कि क्रिश ने फर्स्ट मंथ 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाए थे। अब उसे नेक्स्ट मंथ उसका जो पैसा था वो बढ़कर हो जाता है 11,000। अब जो नेक्स्ट टाइम वो जो प्रॉफिट कमाएगा ना, अब वो कमाएगा 11,000 पर, ना कि 10,000। मतलब 10,000 नहीं 1,000 रुपये कमाए थे, अब आगे ये 1,000 रुपये भी उसके लिए पैसे उसे अर्न करके देने वाले हैं। नेक्स्ट रीज़न होता है अमीर लोगों का अमीर होने का, नेटवर्क क्रिएट वेल्थ। अमीर लोग जानते हैं कि केवल मनी ही एसेट नहीं होती, बल्कि रिलेशनशिप भी एक एसेट होती है। तो वो हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स, एक्सपर्ट्स, मेंटोर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, जो कि उन्हें इनसाइडर नॉलेज देते हैं। उन्हें अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और ताकि उन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिली। नेक्स्ट है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। जहाँ पर एक एवरेज पर्सन हमेशा रिस्क को अवॉइड करता रहता है, वहीं पर एक रिच पर्सन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है जहाँ पर वो कैलकुलेटेड रिस्क ले सके। मतलब कि उसकी जो डाउन साइड है वो तो लिमिटेड रहे लेकिन अप साइड अनलिमिटेड रहे। उसे पता है कि भाई मैं अगर इस चीज़ में पैसा लगा रहा हूँ तो रिस्क तो है कि भाई मेरा 10 लाख रुपये इसमें डूब तो सकता है, लेकिन अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हुई तो ये मेरे को इतना पैसा कमा के दे देगी कि मेरे जो पिछले 10 फाइनेंशियल लॉसेस भी थे ना वो भी मेरे कवर हो जाएंगे, ताकि यदि कोई वेंचर फेल भी हो तो एक सेट अमाउंट ही वो लूज करे। लेकिन यदि वो सक्सेसफुल हो गया तो वो उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्टरी को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा। सो ऐसे अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं। और शायद ये सब कुछ लोगों के बारे में भी नहीं है, ये सब कुछ माइंडसेट के बारे में कि आप डिफरेंट सिचुएशंस पर किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। एंड ए वाइज पर्सन सेड, यू डोंट नीड टू बी रिच टू स्टार्ट, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन ओनर बिफोर यू बिकम वन।